डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक पूर्व विधायक के स्टाफ से 26,45,000 रुपए दिन दहाड़े लूट लिए। घटना अहियापुर थाना के राघोपुर की है। रुपए राजद के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के थे। मुसाफिर पासवान का स्टाफ मुकेश सिंह 2 बैग में 26,45,000 रुपए लेकर मोतिहारी और बेतिया जा रहा था। मुकेश ने बताया कि सहवाजपुर चौक के पास से उसके पीछे 3-4 बाइक सवार लोग लगे हुए थे। राघोपुर चौक आते आते सभी बाइक सवारों ने मिलकर उसे घेर लिया और बाइक में धक्का देकर गिरा दिया। उनके हाथ में पिस्टल भी था। फिर पिस्टल के बल पर मुकेश की बाइक की डिक्की तोड़कर रुपए वाले दोनों बैग लूटकर फरार हो गए। मुकेश ने शोर मचाया तो कुछ लोगों ने खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक पर सवार 6-7 की संख्या में आए लुटेरे भाग चले। घटना की सूचना उन्होंने अहियापुर थाना और पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान को दी। सभी भागते भागते घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल पर मौजूद एक दुकान में लगे सीसीटीवी में यह वारदात रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर बोचहां सीट से राजद के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान ने इस घटना पर काफ़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठाया है। मुसाफिर पासवान ने बताया कि मोतिहारी और बेतिया में उनका स्टोन का रेक उतरता है। मजदूरों को भुगतान देने के लिए यह रुपए भेजे जा रहे थे, जिन्हें लूट लिया गया। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों की पहचान हो गई है। जल्द ही उन्हें दबोच लिया जाएगा और मामले की पूरी हकीकत का खुलासा हो जाएगा। मुसाफिर जी के यहाँ से हम रुपया लेकर चले हैं बेतिया मोतिहारी। पेमेंट करना था लेबर का। रैक ढोया था, उसका रुपया बाकी था। बेतिया का था 14,45,000 और भले मोतिहारी का था 14,45,000। बेतिया का था 12 लाख। 2 बैग में रुपया था, एगो में 12 लाख, एगो में 14,45,000। सहवाजपुर चौक पर जब हम पहुँचे हैं, पीछे से 4-5 बाइक पर पिस्तौल लिए 4-5 आदमी आया। मोटरसाइकिल हमारा घेर लिया और मोटरसाइकिल छोड़ दिए। मोटरसाइकिल हमारा गिर गया। मोटरसाइकिल उठा के वो स्टार्ट करना चाहा, स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद डिक्की तोड़ के दोनों बैग निकाल के पुराना 0 माइल की तरफ भाग चला। कितना पैसा? एगो बैग में था 12,45,000 और एगो में था 14 लाख। टोटल कितना पैसा? 26,45,000। कहाँ लेके जा रहे थे? हमको जाना था 2 जगह, बेतिया और मोतिहारी। फायरिंग नहीं किया? फायरिंग किया है, लेकिन गोली गिर गया है। गोली फायर नहीं हुआ है। क्या राउंड फायरिंग किया है? राउंड नहीं, गोली हम पर चलाना चाहे, लेकिन गोली बैक होकर गिर गया नीचे, जो यहाँ घटनास्थल पर था। बाइक 3-4 बाइक था, जिस पर सब 2-2 आदमी थे। हाँ, सब में हाथ में हथियार था। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, पिता देवेंद्र प्रसाद सिंह घर साहब। क्या मुंह छापे हुआ था सब अपराधी? ना, यहाँ पर सबका मुंह खुला हुआ था। जब हम उम्र हमरे उम्र का था। एगो था उसमें आपके साइज का, हाँ, काला था एकदम, और बाकी सब हमरे उम्र का था। हाइट भी उतने। कितना आदमी था वो लोग? 5-6 आदमी था। कहाँ से पीछा कर रहा था? पीछा हम नहीं देखे, हमको तो एकाएक आके घेर लिया है। हम लुकिंग ग्लास से देखते हैं अहियापुर से, लेकिन पीछा हमको नहीं किया है कहीं। एकाएक सहवाजपुर चौक पर आके घेर लिया है। बाइक वगैरह था? वो सब बाइक अपाची था, पल्सर था, एगो हीरो होंडा था। कई बजे घटना लगी? 8:25 की घटना है 8:25 जी। तो मुसाफिर पासवान को सूचना दिए? हाँ, तुरंत पहले थाना को सूचना दिए, उसके बाद उनके छोटा लड़का को दिए, उसके बाद उनको दिए। हमको दिया गया कि सहवाजपुर चौक पर रुपया छीना गया। अच्छा। 5-7 आदमी था, 3 गो गाड़ी था और वहाँ पर कैमरा सब लगा हुआ है। एक आदमी फोटो भी खींचा हुआ था।
बाकी वो आदमी नगोल कर रहा है। और बाकी और सब आदमी हाथ से सुराते जैसे हमारा लड़का कहा है। तो उसके बाद में इनका गाड़ी था, गिरा दिया, गिरा के इनको रिवाल्वर जो चला गोली गिर गया नीचे। टायर पहले डिकियावा तोड़ के पैसा लेके निकाल दिया। दो इधर भागा और 4 इधर भागा। कितना कैश वगैरह था? बहुआ जानते हैं 26,45,000। जिस तरह से घटना घटी है, क्या कहेंगे उस पर? आप आरजेडी में हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमको तो दुख उतरा तब न बैठे हैं। पैसा तो बहुत किसी से आता है और लेबर का पैसा था, वहाँ लेबर बजारा था, बताता है मोतिहारी में। मामला ये है कि करीब 9 बजे की घटना है। एक मुकेश नाम के लड़के के मोटरसाइकिल से पैसा लेके आ रहे थे। उनका बता रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिल से 6 लड़के आए और उनका पैसा जो है कि ले गए। 26 लाख के आसपास जो है कि अमाउंट बता रहे हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अविलंब जो है कि घटना को उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। सर पीड़ित द्वारा क्या बताया गया सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ज़्यादा तादाद में अपराधी बता रहे हैं। हाँ, 3 मोटरसाइकिल से 6 आदमी के अपराधी थे जो इस चौक पे जो है कि इनका कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि पीछे से आए कि आगे से आए। हमको घेर लिए और हमको जो है कि धक्का मार के गिरा दिए और मेरे जो डिक्की में जो पैसा था उसको लेके चले गए। फायरिंग भी हुई है सर? फायरिंग की बात तो नहीं बताया अभी तक। एक खोखा बरामद है सर। गोली है। फायरिंग की बात कोई नहीं बता रहा है। सीसीटीवी के आधार पर हम लोग कर लेंगे, वो अनुसंधान का विषय है, उस पर हम लोग कर रहे हैं काम। करजा थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घिनौनी घटना सामने आई है। कुछ मनचलों ने घर में घुसकर एक विवाहिता महिला की 6 महीने की बेटी के सिर पर पिस्तौल सटाकर गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, रेप का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। आरोपी पीड़िता और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि महिला से बलात्कार करने वाले सभी आरोपी 19 से 21 साल की उम्र के हैं। पुलिस का कहना है कि करजा थाना इलाके के एक गांव की महिला अपने घर में अकेली रहती है। उसका पति मजदूरी के लिए बाहर रहता था। 12 अगस्त की रात गांव के 5 युवक चुनचुन कुमार, लाल बाबू कुमार, साजन कुमार, श्रीराम कुमार और शिवा कुमार रात में घर में घुस आए। चुनचुन ने महिला के छोटे बच्चे को पिस्टल की नोक पर अपने कब्जे में ले लिया और बारी बारी से सभी ने महिला के साथ रेप किया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। एसडीपीओ राजेश शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और करजा थानाध्यक्ष को इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। महिला का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है और महिला पुलिस की देखरेख में उसके घर भेज दिया गया है। आया जी तो बोला है कि इसे मेरा साथ में इसे बलात्कार करो और न तो हम तुमको अथी चाकू भोंक देंगे या पिस्तौल मार देंगे। मेरा साथ में इसे नहीं भागो, ये सब नहीं करेंगे ऐसा काम। तो नहीं मेरा साथ में करो, न तो बलात्कार, न तो चाकू भोंकेंगे, गोली मार देंगे। हानि निकलने लगा, वीडियो कर देंगे जी। इससे पहले फिर आया था 2-4 बेरी तो हम लगा दिए गाली देकर। बच्चा के मार देंगे चाकू पिस्तौल, न तो पति के मार देंगे, न तो तुमको मार देंगे, ऐसे करो। पहले भी ऐसा पहले भी आया था तो हम लगा दिए गाली उली देकर, कुछ भी बोल कर सब। नहीं तुमको सब आदमी से भेंट हुआ है, भगता है कि नहीं? हम अकेले रहते तो क्या समझता है, भगता आदमी से भेंट करा है कि? तो भाग गया। फिर उस दिन आया था 5 गोटा किया, उसके बाद वीडियो एक कर रहा था, एक वीडियो बना रहा था। कौन है रे, भगता है कि नहीं? भगता है कि नहीं? तो नहीं चाकू भोंक देंगे, तो पिस्तौल मार देंगे, तो जान मार देंगे। मेरा सब ऐसे कर। कौन सब है उसका नाम? शिवा है, सजना है, लाल बाबू है, श्री राम है, चुनचुन है। वीडियो कैसे बना? श्री राम है, वीडियो बना रहा है, चुनचुन है सर फोटो खींच रहा है। धमकी भी दे रहा? हाँ जी, धमकी दिया। फिर इन्हें का धमकी दिया था कि जैसे मेरा साथ में करो, न तो हम मोबाइल में डाल लिए हुए हैं। फिर मोबाइल पर डाल लिए और पूरा नहीं कथी करेगा ना तो तुमको गुरु बनाए हुए नेट पर हम डाल देंगे। हम नहीं ऐसे करेंगे, सिर्फ रुक जाओ, तुमको सब बतला रहे हैं, पकड़ के या पिटाई खिलवाएंगे। तो नहीं ऐसे करो ना तो हम नेट पर 2-4 दिन पहले से नेट पर डलवा देंगे, नेट पर डलवा देंगे। ये उस पर मारा, इस पर मारा, नेट पर डाल देंगे। मारपीट भी किया जी, तुरंत प्राप्त हुआ है। तो थानाध्यक्ष को बोला गया है कि इसमें प्राथमिकी दर्ज करके जो कार्रवाई बनती है वो करें।
क्या क्या तफसील है उसमें सर? जैसे लेना। अभी तो हमको कुछ पता नहीं, जस्ट अभी आवेदन मिला ही है। इसमें आदेश वीडियो दिया वायरल करा। वीडियो वायरल के बारे में अभी जस्ट बताया गया है, वो देख लेते हैं क्या वीडियो वायरल है। महिला द्वारा आवेदन दिया गया है। चंदा हाँ बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज कर दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम केयर्स फंड से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पताही में बन रहे 500 बिस्तर वाले कोविड देखभाल अस्पताल का मुजफ्फरपुर में निरीक्षण किया। शहर में बनने वाला यह कोविड स्पेशल अस्पताल दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल मेकशिफ्ट अस्पताल की तर्ज पर काम करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अस्पताल के निरीक्षण के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है और सफलता भी प्राप्त कर रहा है, उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगा। अस्पताल के काम की प्रगति की जानकारी लेने के बाद नित्यानंद राय ने बिहार के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की लड़ाई में राज्य की काफी मदद की है और आगे भी यह जारी रहेगा। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं और कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति बिना रेफर के सीधे इलाज के लिए आ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 500 बिस्तर के इस अस्पताल में 125 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बिस्तर और 375 सामान्य बिस्तर होंगे, जिसमें डॉक्टर, नर्स और अन्य सहयोग कर्मी भारतीय सेना के होंगे। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड से बिहार में 500 बिस्तर के 2 बड़े अस्पतालों को खोलने का ऐलान किया था, जिसमें से एक अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया तथा दूसरा अस्पताल जल्द ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनकर तैयार हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में ये अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और डीआरडीओ के अधिकारी भी पताही में गृह राज्य मंत्री के साथ मौजूद रहे। मंत्री जी का विशेष ध्यान कोविड की इस लड़ाई में बिहार को सहयोग करने के लिए रहा है, आगे भी रहेगा, है भी। प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार में कोविड हॉस्पिटल के रूप में 2 अस्पताल की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक का उद्घाटन कल पटना में हुआ है जो 500 बेड का, और आज यहाँ मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ यहाँ काम की प्रगति को देखने के लिए। यह 31 अगस्त तक यह अस्पताल चालू हो जाएगा। हो सकता है एक दिन आगे पीछे, लेकिन सप्ताह भर के अंदर ही यह अस्पताल चालू होगा। मुजफ्फरपुर के इस कोविड अस्पताल जो मेकशिफ्ट अस्पताल के रूप में है, यह बहुत ही कठिन कार्य होता है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। और डीआरडीओ का कहाँ जो अधिकारी जो है, आइए आप आइए खड़ा करना। फसावड़ी इधर हो जाइए, राजेश जी आइए। खड़ा करना बहुत कठिन है। डीआरडीओ ने जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में 500 बेड के आधुनिक अस्पताल के निर्माण कार्य को जिस तीव्र गति से संपन्न करने की ओर है, डीआरडीओ का बहुत बहुत आभार। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री केयर फंड से 1000 बेड का अलग अलग 500 बेड यानी 2, एक बिहटा और एक मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने कोविड अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है, बिहार वासियों की ओर से, बिहार के भाइयों बहनों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं, हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं बिहार वासियों की ओर से। इसमें आईसीयू और इसमें 500 बेड में 125 बेड वेंटिलेटर युक्त आईसीयू होगा। आईसीयू 125 बेड जिसमें वेंटिलेटर युक्त होगा। सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। 375 सामान्य बेड होंगे, यानी कुल 500 बेड। और पूरी तरह से मुफ्त इलाज
मुफ्त एम्बुलेंस, मुफ्त दवा, मुफ्त भोजन, मुफ्त पीपी किट से लेकर सारी चीज यहाँ एक पैसे भी इलाज में खर्च करने की जरूरत किसी अपने भाई बहन को नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसी के रेफर की जरूरत नहीं है कि कोई रेफर करेंगे तब वो यहाँ आकर इलाज करेंगे। बिना रेफर के जो ही अस्पताल में पहुंचेगा उनका जो उचित इलाज होगा, जो उचित सलाह होगा, उनको यहाँ सीधा प्राप्त होगा। इसलिए यह मुफ्त इलाज कोविड अस्पताल मुजफ्फरपुर में पीएम केयर फंड से, प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा से, डीआरडीओ के द्वारा जो निर्मित हो रहा है उसमें मुफ्त इलाज सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ होगा। जो अत्याधुनिक अस्पताल कोविड के इलाज के लिए जो इस देश में उपलब्ध है, उन सारी सुविधा इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल कोविड में मुजफ्फरपुर में उनको मिलेगा। यह बहुत बड़ा सहयोग है, केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग है, माननीय प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा है। और इस पूरे कार्य को संपन्न करने में बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने, यहाँ के सारे स्थानीय बिहार सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों ने और जन सहयोग से यह अस्पताल जो खड़ा हो रहा है, यह एक बड़ी बात है बिहार के लिए। और कोविड की लड़ाई में हम बिहार में कोविड को पराजित करने में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस सहयोग का सदा बिहार आभारी रहेगा। यह 2 अस्पताल 1000 बेड का जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री केयर फंड से जिसकी स्वीकृति दी है, डीआरडीओ जिसको बना रहे, इसमें भारतीय सेना के चिकित्सक होंगे, बिहार के भी चिकित्सकों का इसमें सहयोग प्राप्त रहेगा। नर्सिंग स्टाफ से लेकर सहयोगी कर्मी और पूरे इस व्यवस्था को जो ऑर्गेनाइज डीआरडीओ कर रहा है, बड़ी उसको मैं जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसलिए चलिए, बिहार के लोगों में एक नया विश्वास आया है कि हम कोरोना को इस 2 अस्पताल के माध्यम से और बिहार सरकार के द्वारा जो पूर्व में स्थापित अस्पताल है उन सब को मिलाकर बिहार और केंद्र मिलकर हम बिहार में कोरोना को भी पराजित करेंगे। कोरोना के इस विश्व संक्रमण में जो विश्व महामारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस पर सुगम, सरल, सहज सूत्र बताया था, दुनिया के देशों ने किसी न किसी रूप में उसको अपनाया है। और आज भारत जैसे विशाल आबादी वाला देश भारत, जिसके विषय में कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि यहाँ जब कोविड का संक्रमण फैलेगा, कोरोना का संक्रमण जब फैलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। जो भी संक्रमण फैला है वह दुखद है, होना नहीं चाहिए, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देशवासी मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। 75% से ज़्यादा मरीज को ठीक होने का दर है। यहाँ 2% से काफ़ी नीचे आ गया है मृत्यु दर। और बड़ी तत्परता के साथ इस देश में प्रधानमंत्री जी जिस पर विशेष निगरानी रख रहे हैं, गृह मंत्री जी आपदा के प्रबंधन के लिए जिन्होंने मिसाल कायम किया है, उनका और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश प्रेरणा में पूरा देश कोरोना की लड़ाई में विजयी होगा। मुझे पूरा विश्वास है बिहार वासियों को इस 2 कोविड अस्पताल से बहुत राहत मिलेगी। यहाँ बिहार वासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं बिहार वासियों को सुपुर्द करूंगा। वैक्सीन निर्माण में क्या देखिए, वैक्सीन के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किला से जो उनका संबोधन हुआ था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वैज्ञानिकों के निर्देश के अनुसार जब भी वैक्सीन आएगा उसमें इस देश को बड़ी तेजी से उपलब्ध कराई जाएगी। और उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि भारतीय वैज्ञानिक इस ओर जिस तत्परता के साथ लगे हैं, सफलता जल्द प्राप्त है। इधर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है।
मंगलवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित अपनी प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर विकास मंत्री सह मुजफ्फरपुर के नगर विधायक सुरेश शर्मा पर जमकर हमला बोला। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि मंत्री करोड़ों का शिलान्यास का लॉलीपॉप दिखाकर एक बार फिर से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर की जनता समझदार हो गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जब उनको लग गया है कि हम हार रहे हैं तो जल्दी कागजी कार्रवाई के पूर्ति नहीं हुआ तो ये जैसे उससे शिलान्यास ग्रहण कर रहे हैं। और जिसका वो कर रहे हैं वो पहले से ही, जब स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी में उनका योगदान क्या है। मंत्री के नाते उनको अवसर है कि उद्घाटन, जैसे मान लीजिए कि ये जो पुल बना मोती झील वाला, शिलान्यास में हमारा नाम है और उद्घाटन में उनका नाम है। तो ये तो प्रोसेस है कि भाई जो आदमी विधायक रहता है उसका नाम शिलान्यास उद्घाटन में आ जाता है। तो इसका मतलब वो कह देंगे कि हम पुल बनवा दिए या हम कह देंगे हम पुल बनवा दिए। ये बिल्कुल जनता को बेवकूफ़ बनाने जैसा है और इस बार जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जनता को सब मालूम है, जनता सब जानती है कि क्या जो शहर की स्थिति इस बार हुई है, अभी तक है पानी नहीं निकल रहा है। भाई अब क्या कर रहे थे 15 जून के पहले? अब क्यों नहीं सारे अधिकारी को लगा करके और पंपिंग सेट सब खरीद करके देते हैं नगर निगम को? पैसा की कमी नहीं है, लेकिन इनको मतलब है कि 5 साल इसलिए चाहते हैं कि उनको बड़ा रकम जो 1000-2000 करोड़ आ रहा है, ये रकम का जो बंदरबाट होने वाला है, ये इनको जेबी में कैसे जाए, चिंता उनको यही लगाओ। इसीलिए डिले कर रहे थे, कभी कोई कंपनी दे दिया, कभी कोई कंपनी दे दिया कि भाई अपना आदमी को कैसे मिलेगा। तो इंतज़ार करते 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 अब आकर के इनको लगता है अपना आदमी मिल गया है जो ठेका पट्टा देने के लिए तैयार हो गया। क्या विकास सब कमीशन इतना दिनों में क्या विकास हुआ है उनके? भाई हम कहें 10 दिन में आचार संहिता लगने वाला है, इसके बाद जो विकास होगा उनका नहीं होगा, उनके आने वाला जो जनप्रतिनिधि वो करेगा। तो इनका विकास तो यही है कि शिलान्यास और उद्घाटन, काम शुरू नहीं और उद्घाटन बगले में चलिए हम दिखा देते हैं। चुनावी जुमला है क्या? पूरा चुनावी जुमला है भाई। बड़ा तेज आदमी है, अपना विकास चुप्पे चुप्पे करा लिया और शहर का विकास पीछे ठेल दिया। महापौर को जेल भेजवाने के बाद आज उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई कहने की मेयर यदि गलत है तो साथे कैसे घूम रहे हैं आप, क्यों बुला रहे हैं? इसका मतलब है कि जानबूझ करके आप फंसा रहे हैं उसको कि हमारा बात सुने, डरा रहे हैं आप। नहीं तो आप साथे घूम रहे हैं। अफसर इतना अच्छे नगर आयुक्त है, आप कह रहे हैं कि सस्पेंड करेंगे, डिसमिस करेंगे, क्या करेंगे भाई? अब फिर उनके साथ घूम रहे हैं, शो कॉज कर रहे हैं। तो ये सब रणनीति है कि वोट कैसे वोटर को कंफ्यूज किया जाए। लेकिन वोटर को तो काम चाहिए, काम हुआ नहीं है, आगे जो काम होगा वो इनके हिस्से में नहीं रहेगा। और इसके बाद तो उनको वोट लड़ना ही नहीं है, कहते हैं कि एक के बाद और मौका दे दो। तो जब वोट नहीं लड़ना है, इसका मतलब वोट का डर भी खत्म हो जाएगा, तब तो वेटो करना मुश्किल है। और तो पूरी लगेंगे कि स्मार्ट सिटी का काम 5 साल में अपन 1000-2000 करोड़ रुपया उसील के अपना चल दे। लगातार योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, क्या लग रहा है वो उनकी योजना है ये नहीं है भाई। हम लोगों ने 250 योजनाओं का शिलान्यास कोई मंत्री को बोला कि नहीं, मेयर से करवाया था, नगर निगम का काम था, और उसी योजना को इसमें घुसा के उसमें घुसा के कहते हैं कि हमारी योजना है। जनता करे कि कहाँ वो वोट लगा देने से हो जाएगा। जो जनप्रतिनिधि लोकल पंचायती राज का, नगर निकाय का, उसका मेहनत का फल है वो। विजेंद्र चौधरी की क्या योजना है आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर के योजना यही है कि जनता की जो परेशानी इस बार हमने देखा है, उससे हम संकल्पित हैं कि उस परेशानी को आगे दूर करेंगे और इन लोगों को जो परेशानी को समझने वाले नहीं है, उनको सुनने वाले नहीं है, उसको हटाने का काम करेंगे। बीते दिन अमर सिनेमा रोड में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकानदारों की पिटाई कर दी थी, जिसको लेकर मंगलवार को अमर सिनेमा रोड के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और एकजुट होकर नगर विकास मंत्री को बुलाने की मांग करने लगे। जिसके बाद आनन फानन में नगर विकास मंत्री मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों को समझाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि सोमवार को लॉकडाउन को लेकर थाने के पुलिस कर्मियों ने व्यवसायियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जो उनको नहीं करना चाहिए था। अगर दुकान खुली हुई थी तो सील करते या फिर FIR करते।
गाली और मार नहीं सकते और मंत्री ने मौके पर थानेदार को बुलाकर जांच का आदेश दिया, जिसके बाद आक्रोशित दुकानदार शांत हुए और अपनी अपनी दुकान खोलने लगे। बाद ऐसा गलती नहीं होगा। खाना जब भी आएंगे गाली गलौज हम कहें कि गाली गलौज नहीं करिए, ठीक है। हम लोग अगर 10 मिनट 15 मिनट लेट हो रहा है तो आप आइए, फाइन करिए, फाइन काट दीजिए, केस कर दिए हम लोग पर, लेकिन गाली नहीं बकिए, लाठी चार्ज नहीं करिए, जो करना है। बाकी आपको इंस्पेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं कि जो गलत किए हैं हम उसको कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी महोदय को बुलाया और बोले इस तरह की जो व्यवहार नहीं होनी चाहिए के बीच। सभी व्यवसायी गरीब वर्ग से ही हैं और दुकान खोलने में अगर थोड़ी बहुत लेट होती है तो उनको जुर्माना किया जाए। अब सब नहीं कहा जाए, लाठी का प्रयोग नहीं किया जाए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि मैं जांच करवाकर दोषी सिपाही जो लाठी चलाए हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। पूरा थाना के कुछ सिपाही लोग लॉकडाउन में बंद कराने के लिए यहाँ के इस अमर टॉपिक रोड के व्यवसायियों को गाली गलौज किया, जिस पर लोग आक्रोशित हुआ, डंडा चलाया, जो नहीं करना चाहिए था। इंस्पेक्टर को बुलाकर जो ऐसा किया है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर एसपी करेंगे और हमको इसका रिपोर्ट देंगे, ताकि आगे इस तरह के किसी व्यवसायी के साथ डंडा नहीं चलाया जाए। फाइन कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, डंडा और गाली का प्रयोग पुलिस नहीं करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास 2 दिवसीय प्रवास पर मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय विश्वविद्यालय परिषद अतिथि गृह में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोविड-19 के दौरान मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने भोजन पैकेट वितरण, PM केयर्स फंड, चाहे रक्तदान के रूप में अहम भूमिका निभाई, जो कि विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कहा कि क्या स्वागत योग्य कदम है। नई शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति व सभ्यता को विकसित करेगी, जिससे हमारे यहाँ बच्चे रोजगार और संस्कार दोनों ग्रहण कर सकेंगे। वह पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर रोक लगेगी। वहीं उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से अपील किया कि आत्मनिर्भर हेतु जागरूकता व छोटे छोटे उद्योग के लिए प्रयास करने चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज की इस बैठक में अभी तक जो 5 महीने कोविड की जो परिस्थिति रही है उसमें समाज का मानस कैसा रहा है, विशेष तौर पर छात्र समुदाय किस प्रकार से इस परिस्थिति के समय में अपने आप को महसूस कर रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो इस 5 महीने में बहुत ही अथक मेहनत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया, कई प्रकार के सेवा कार्य प्रत्यक्ष चलाए हैं, जिसमें चाहे वो भोजन वितरण हो, NH 8 पर जाकर के आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने का विषय हो, सैनिटरी नैपकिन पैड का वितरण करने की बात हो, मास्क बनाकर बांटना हो, या कई प्रकार के ऑनलाइन ऐसे वेबिनार के माध्यम से स्टूडेंट्स को या ऐसे जो यूथ है उसको मोटिवेशन करने के लिए और शिक्षाविदों के साथ बातचीत करते हुए समाज का एक मनोविज्ञान तैयार करना कि सकारात्मकता इस समय में रहे। और जो बीच बीच में कई प्रकार की चुनौतियां भी आई, चाइना का विषय आया या और भी विषय आए, उस समय में भी पूरा देश कैसे एक साथ खड़ा रहे, तो ऐसे बहुत सारे विषय लगातार अपने कार्यकर्ताओं ने किए हैं। तो उन सारे मुजफ्फरनगर के हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या क्या काम किए उस, और जो कई प्रकार के ऐसे शिक्षा विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व जो शिक्षा को लेकर के, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कई प्रकार के संभ्रम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उनको कैसे काउंटर करना, तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर आज अनौपचारिक रूप से ये बैठक हमारी हो रही है। और इसमें निश्चित तौर पर हम सब लोग जो कोविड-19 इस पैंडेमिक सिचुएशन की जो आहर्ताएँ हैं, जिसमें डिस्टेंस की बात है, मास्क की बात है, सैनिटाइजर की बात है, उन सब प्रिकॉशन के साथ हम सब लोग आज ये विचार मंथन कर रहे हैं। और एक उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे जब ये पैंडेमिक सिचुएशन है और जब तक वायरस के लिए वैक्सीन नहीं आता है, तब तक हम सब लोगों को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो ऐसा एक युवाओं को थोड़ा समाज में निकल कर एक वातावरण निर्माण करना और विशेष तौर पर छात्रों के मन में जो अवसाद आया है उसको मोटिवेटेड करते हुए उनको उनकी पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए उनके मानस को तैयार करना। मंगलवार को वित्त रहित माध्यमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने
वेतनमान और अनुदान सहित कई मांगों को लेकर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर धरना देते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक संघ के नेता ने कहा कि हमारी स्थिति बहुत खराब है। कोरोना काल में जैसे तैसे कर्ज लेकर जिंदगी जी रहे हैं। पैसे के अभाव में हमारे कई शिक्षक मर गए। साथ ही हमें 8 सालों से अनुदान नहीं मिला और वेतनमान भी नहीं मिला, जिसको लेकर आज यह धरना दिया गया है। और 2 सितंबर को पटना चलो अभियान के तहत पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोरोना काल में हमारे शिक्षक भूखे मर रहे हैं। 8 साल से अनुदान हम लोगों का बाकी है और हम लोगों को वेतनमान के लिए हम लोग आज आंदोलन धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार से बहुत बार हम लोगों ने आवेदन दे दिया, बहुत बार हम लोग वहाँ भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग 2 मार्च को यहाँ से पटना के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे और हम लोगों को अनुदान नहीं वेतनमान के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक पैसे के अभाव में मर चुके और कोरोना काल में एक पैसा के लिए लोग मोहताज है, भूखे परिवार के लेकर के सो रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई तरह की सहायता, कोई तरह की मदद नहीं मिल रही है। बस इसी कारण से हम लोग जो है सो आंदोलन आज कर रहे हैं। और आंदोलन का मकसद है कि अभी हम लोग डीएम को प्रतिवेदन सौंपेंगे और इसके बाद हम लोग 2 मार्च को पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। मुजफ्फरपुर भाजपा कमेटी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसी सिलसिले में मंगलवार को क्लब रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा वाइज कैंपेनिंग किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कर्मी, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी जिन्होंने कोरोना काल में अच्छा कार्य किया है, उन सभी को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जाएगा। आज का हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी जो आगामी 25 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक का जो हमारी पार्टी की रणनीति है, जिसके तहत हम लोग 11 विधानसभा में एक मतदाता तक कैसे पहुँचे, इसके लिए हमने लोगों ने ये कार्यक्रम कराया है, जिसमें 25 तारीख से 29 तारीख तक हमारा 11 विधानसभा का बैठक है, जो हम लोग प्रदेश से लेकर के ज़िले के नेता हर विधानसभा में जा कर के इसकी बैठक करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष, उस मंडल के महामंत्री, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक और हमारे उस विधानसभा में जितने शक्ति केंद्र पड़ते हैं। शक्ति केंद्र कहने का मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी पंचायत स्तर पर जो एक होता है ना कि पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाकर हम लोग शक्ति केंद्र बनाए हुए हैं, तो हर शक्ति केंद्र के जो प्रमुख हैं वो इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। 30 अगस्त को हम लोग मन की बात सप्तऋषि के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में जो 325 बूथ हैं, उस 325 बूथ पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने की योजना बनाया है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 31 तारीख को 30 तारीख को हम लोग सभी बूथों पर मन की बात सुनेंगे। साथ ही उस सुनने के बाद हम लोग उस बूथ के वोटर लिस्ट की समीक्षा करेंगे कि कहीं कोई वोटर छूट तो नहीं गए हैं और ये कैसे कैसे किस इलाके में वोटर रहते हैं, उस बूथ से कितनी दूरी पर रहते हैं, इन सब चीज़ों की हम लोग समीक्षा करेंगे। फिर 1 तारीख से 6 तारीख तक, 1 सितंबर से 6 सितंबर तक हम लोग जितने भी सरकारी कर्मी हैं जो कोरोना काल में सेवा में लगे हुए थे, उन सभी से मिलेंगे। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट सिटी की विभिन्न योजना का लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को नागरिक मोर्चा ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर विरोध सभा का आयोजन किया और नारा दिया कि स्मार्ट सिटी धोखा है, सबक सिखाओ मौका है। साथ ही शहर में विकास कार्यों के नाम पर हुए करोड़ों के खर्चे को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर विकास मंत्री जनता को बड़गलाकर वोट की राजनीति शुरू कर रहे हैं, जो कि अब होने वाला नहीं है। 5 वर्षों का काम मंत्री जी चुनाव आते ही 2 महीने में करने की सोच रहे हैं। नेता, अधिकारी और ठेकेदार ने मुजफ्फरपुर को कामधेनु गाय समझकर पैसा कमाने का केंद्र बना दिया है।
और इस बार जनता को ठगने वाले एवं गुमराह कर वोट लेने वाले राजनेताओं को सबक सिखाने का मौका जनता के पास है। स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर की जनता को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करना यह बिल्कुल अशोभनीय और श्रवणाक घटना है। शिलान्यास का जो तांडव हो रहा है लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक, जनता सब देख रही है। जनता को अब बरगला करके कोई भी आदमी वोट नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 2-2 बार जनता ने वोट दिया है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, उम्मीदवारों के काम पर वोट होगा। जो एमपी और एमएलए काम करेगा वही जीतेगा, नहीं तो जनता उसे धूल चटा देगी जो जनता को धोखा दे रहा है। इसलिए नागरिक मोर्चा आज स्मार्ट सिटी और शहर की नारकीय हालत के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध सभा का आयोजन कर हमने नारा दिया है कि स्मार्ट सिटी धोखा है, सबक सिखाओ मौका है। विरोध सभा के माध्यम से यह मांग की है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर, सड़क नाला के निर्माण पर, शहर के विकास के नाम पर जो भी खर्च हुए हैं उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। एक मच्छर को तो भगा नहीं सका आज तक प्रशासन मुजफ्फरपुर से। एक शुद्ध पानी भी जनता को पीने का नसीब नहीं है। नागरिक मोर्चा ने कई बार यह मांग कर चुकी है कि नगर निगम जो पीने की पानी की आपूर्ति कर रहा है उसकी जांच कराई जाए। बीते दिनों मिठनपुरा थाना क्षेत्र में माले कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार माले के कार्यकर्ताओं के समर्थन में विभिन्न वाम दलों के नेताओं के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। वहीं मंगलवार को वाम लोकतांत्रिक दल एवं नागरिक समाज की ओर से शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस दौरान दल के नेताओं ने बिहार सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो मांग है कि 11 अगस्त की रात्रि में मिठनपुरा थाना प्रभारी भागवत प्रसाद के नेतृत्व में घर में घुसकर महिलाओं को खींच कर जिस तरह से पीटा गया था, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। उसमें कई महिलाएं बुरी तरह से घायल हैं, कई महिलाओं को आपका हाथ पीटा है। भागती हुई महिलाओं, भागती हुई लड़कियों, भागते हुए बच्चों को भी जो है पीटा गया। तो इस पुलिस बर्बरता की उच्च स्तरीय जांच सरकार कराए। जो पुलिस बर्बरता जो ढाई गई है उसमें वहाँ के थाना प्रभारी एक संदेहास्पद भूमिका है। ये संदेहास्पद भूमिका की निश्चित ही जो है कि जांच होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह के आम दिनों रात में घुस करके महिलाओं, लड़कियों, बच्चों और लोगों के साथ पुलिस बर्बरता जारी रहेगी। दूसरा कि 11 तारीख के दिन में जिस तरह से माले कार्यालय में पुलिस जो है कि वहाँ थाना प्रभारी के नेतृत्व में आती है और वहाँ के साथ थाना प्रभारी जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से भद्दी बातें करते हैं, जिस तरह से तरह का आरोप लगाते हैं, तो यह पुलिस अधिकारी जो थाना प्रभारी हैं उनका महिलाओं, छात्रों के प्रति एक अभद्र व्यवहार है, ये सहने के योग्य नहीं है। समग्र तौर पर इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और थाना प्रभारी भागवत प्रसाद को जांच के दायरे में लगाया गया। आज क्या किए हैं? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? सर सत्याग्रह है। यहाँ वाम लोकतांत्रिक शक्तियों और नागरिक समाज की ओर से इन सारे मांगों पर सत्याग्रह है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद वार्ड अंतरीय कोविड की जांच शुरू हो गई है। वार्ड पार्षद की देखरेख में सभी वार्डों में कोरोना का जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। मंगलवार को वार्ड 40 के शुक्ला रोड में दर्जनों लोगों का जांच वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी और समाज सेवी पाले खान की देखरेख में हुई। ये क्या हो रहा है आज जिला पदाधिकारी महोदय के प्रयास से और हमारे प्रयास से हम वार्ड 40 के पार्षद हुए। हमने मीटिंग में ये बात रखी थी कि हमारे वार्ड में कोरोना का जांच हो, तो उन्होंने हमारे 3 जगह हमारे कोरोना का जांच रखा है पब्लिक के जनहित में। एक ये हाफिज जी का चौक, एक सत्यनारायण मंदिर गली में होगा 3 तारीख को, और 1 तारीख को आपको मछली मंडी में विवाह भवन में के पास होगा। और ये महामारी का भी टाइम है, इसलिए मैंने अपने पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए मैंने ये जांच रखा है। आगे जांच हो रही है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है। इसी क्रम में
हमारे वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी जी जो हमारे महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव भी हैं, उन्होंने एक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैठक हुआ था जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें उन्होंने मांग रखा था कि जनहित को देखते हुए वार्ड नंबर 40 में कोरोना का जांच कराया जाए, जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वार्ड नंबर 40 के हाफिज जी चौक पर कोरोना जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें करीबन 100 लोगों ने कोरोना का जांच कराया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।